भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं चुनाव की बात, जो अब राम मंदिर से शुरू और राम मंदिर पर ही खत्म हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राम मंदिर की गूंज तेज होती जा रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उरई में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि अगर यूपी में सत्ता बदली तो राम मंदिर निर्माण का काम रुक जाएगा। मतलब राम मंदिर बनवाना है तो भाजपा का फिर से सत्ता में आना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की लड़ाई राम मंदिर पर आई। जितना जोर लगाना है लगा दो, राम लल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। राम नाम की लूट, चुनाव से पहले पूरी छूट। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग फिर अपने पुराने दौर में लौट आई है। फिर एक बार चुनाव में राम लला की गूंज सुनाई देने लगी है, क्योंकि उरई में राम मंदिर पर भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है कि सूबे की राजनीति में हड़कंप मच गया है। वो तो राह देख कर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, राम लल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद रुक जाएगा, क्योंकि शाह ने कुछ ऐसी तस्वीर सूबे की जनता के सामने रख दी है। वैसे राम मंदिर और कार सेवकों पर चली गोली को लेकर भाजपा की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि उरई में जहां अमित शाह सत्ता परिवर्तन का डर दिखा रहे थे, वहीं सीएम योगी कार सेवकों पर चली गोली को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साध रहे थे। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगाई जाती थी, आज कावड़ यात्रा के लिए सरकार पुष्प वर्षा करती है। वैसे राम नाम की लूट में सिर्फ भाजपा आगे नहीं है, हर राजनीतिक दल इस होड़ में लगा है, क्योंकि बसपा ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की थी। वहीं यूपी में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी सबसे पहले मत्था टेकने अयोध्या ही पहुंची थी। लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति करने में भाजपा का कोई जवाब नहीं है। लेकिन यार सवाल राम मंदिर के निर्माण का है, जिसे उठाकर अमित शाह ने यूपी की राजनीति में राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्योंकि जिस राम लहर पर सवार होकर भाजपा ने यहाँ तक का सफर तय किया कि अब राम मंदिर निर्माण फिर से भाजपा को यूपी की गद्दी दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अमित शाह भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य हैं, क्योंकि जितनी समझ यूपी की उन्हें है शायद ही किसी को हो। और ये बात वो 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में भाजपा का परचम लहराकर साबित भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार उनके कंधों पर फिर से यूपी में भाजपा का परचम लहराने की जिम्मेदारी है, और इसी को पूरा करने के लिए आज अमित शाह ने यूपी के उरई से लेकर कासगंज और जालौन तक ताबड़तोड़ जनसभाएं की। इन सभी रैलियों में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई हमले किए, तो पलटवार में एक ट्वीट अखिलेश यादव ने भी कर दिया। बोलिए भारत माता की। योगी जी को सीएम बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? शाह की हुंकार, अब की बार 300 पार। 300 पार करोगे क्या? 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? ट्रिपल पी का प्रहार,
बुआ बबुआ पर वार। सपा के राज में तीन ही पीछे परिवारवाद, पक्षपात और पलायन करने वाला। यूपी चुनाव का शो भाजपा ने लगाया जोर। अखिलेश बाबू, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को भाजपा के चाणक्य अमित शाह कासगंज से लेकर जालौन तक मोर्चा संभाले नजर आए और अपने विरोधियों पर चुन चुन कर हमले किए। अमित शाह सबसे पहले कासगंज पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने हाल ही में अपना विजय रथ निकाला था। लेकिन अब उसी कासगंज से अमित शाह ने 300 पार का नारा देकर विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा। मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? 300 पार का नारा देने के बाद अमित शाह ने एक चुभता हुआ तीर उत्तर प्रदेश के विकास में रोड़ा बताते हुए बुआ और बबुआ पर किया। ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई, वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। लेकिन शाह यही नहीं रुके। उन्होंने राम मंदिर और धारा 370 को लेकर अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया। अभी अपने अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा है। आपको मालूम है क्यों गुस्सा है? मालूम है? 2 कारण है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। बोली हम धारा 370 को हटाएंगे। ये हमें कहते हैं कैसे हटाओगे? 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, भाई बताओ बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? कासगंज में जोश भरने के बाद अमित शाह अपना काफिला लेकर जालौन पहुंचे, जहां एक्सप्रेस वे को विकास का सर्वोच्च पैमाना बताते हुए अमित शाह ने योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की। कांग्रेस सपा बसपा ने मिलकर 2 एक्सप्रेसवे बनाए थे। कितने बनाए थे? हमने 5 साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाकर आज उत्तर प्रदेश को रोड से जोड़ने का काम, बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने की। मेडिकल कॉलेज सिर्फ 12 थे, हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाकर यूपी के युवाओं के विकास के रास्ते खोले। राजनीति के जानकार शाह को चाणक्य बताते हैं, क्योंकि जितना यूपी को शाह समझते हैं उतना शायद ही कोई नेता समझता हो। इसका गवाह 2014, 2017 और 2019 का चुनाव है, क्योंकि हर बार शाह के चक्रव्यूह में विपक्ष फंसा नजर आया है। लेकिन क्या इस बार भी शाह की रणनीति के आगे विपक्ष फेल होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि यूपी में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी और हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का चलन रहा है। ऐसे में क्या शाह यूपी की राजनीति के सभी मापदंडों को फेल कर पाएंगे और क्या यूपी की राजनीति का नया इतिहास लिखेंगे? इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
जहां अमित शाह खुलकर अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले विजय यज्ञ कर अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। आज सीएम योगी एक के बाद एक कई अंदाज देखने को उनका मिला, जिसमें वो प्रयागराज में भूमि पूजन करते दिखे तो लखनऊ में हाथ में बंदूक उठाए नजर आए, तो वहीं कौशाम्बी में वो अपने विरोधियों पर हमला यानी कि निशाना साधते नजर आए। लेकिन सवाल बड़ा है कि चुनाव से पहले सीएम का ये अवतार क्या जीत दिला पाएगा। माफिया हुए दरबदर, अब गरीबों को मिलेगा घर। चुनाव से पहले योगी ने दिखाई बुलडोजर की ताकत, माफिया की आएगी आफत। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। ये सिर्फ एक भूमि पूजन नहीं है, ये यूपी की चुनावी जंग से पहले का यज्ञ है, जिसमें माफिया की आहुति डालकर योगी अपने लिए यूपी में जीत की आधारशिला रख रहे हैं। क्योंकि जिस बुलडोजर का जिक्र यूपी चुनाव में जमकर हो रहा है, ये यज्ञ उसी बुलडोजर का नतीजा। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सहारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर। 1771 स्क्वायर मीटर की जो जमीन माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई थी, अब उस जमीन पर योगी सरकार पीएम आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने जा रही है। आपको बता दें, इस बिल्डिंग में स्टील पार्किंग, कम्युनिटी हॉल जैसी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन रविवार को सीएम योगी का अंदाज एकदम जुदा था, क्योंकि जहां सीएम योगी प्रयागराज में भूमि पूजन करते नजर आए, वहीं लखनऊ में ब्रह्मोस और डीआरडीओ लैब के शिलान्यास कार्यक्रम में बंदूक उठाकर निशाना लगाते नजर आए। अब ये निशाना किस पर था, ये तो योगी ने नहीं बताया, लेकिन कौशाम्बी में जिस तरह से सीएम अपने विरोधियों पर बरसे, उससे साफ हो गया कि उनका एक एक निशाना किस पर था। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। यूपी चुनाव में जितनी गूंज बुलडोजर और माफिया की हो रही है, उतनी ही स्मार्टफोन और लैपटॉप की हो रही है। और अखिलेश यादव तो इसको लेकर लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन रविवार को सीएम योगी ने अपना गियर बदला तो अखिलेश पर हमलों की झड़ी लगा दी। जो स्मार्टफोन न चला पाए आज के जमाने में, जो कंप्यूटर न चला पाए आज के जमाने में, वो योगी नहीं हो सकता, वो अनुपयोगी है। बबुआ भी स्मार्टफोन पर खेल रहा होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बचपन की आदत नहीं जाती है। और भाइयों बहनों, बबुआ की आदत अभी तक नहीं जाती है। अभी भी वही छोटे बच्चों वाला खेल खेलते रहते हैं अपने फोन पे। वहीं इन सब के बीच सीएम योगी ने एक हमला वैक्सीन का विरोध करने वालों पर भी किया। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे। वे लोग कोरोना से दोस्ती कर रहे थे। उनको गरीबों की चिंता नहीं थी। उनको प्रदेश के नागरिकों की और देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की चिंता नहीं थी। यूपी चुनाव में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चुनाव में असल मुद्दों से हटकर बुलडोजर, माफिया, राम मंदिर और पलायन जैसी बातों का जिक्र होने लगा है। लेकिन सवाल बड़ा है,
कि क्या जीत हार का फैसला इन्हीं बातों से होगा, और होगा तो क्या इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा को ये बातें खूब सूट करती हैं और हमेशा उसके लिए ये फायदे का सौदा रहा है। लेकिन ये फायदा इस बार भी होगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात नॉन स्टॉप छापेमारी की, क्योंकि पिछले 3 दिन से इत्र व्यापारी के घर पर छापेमारी हो रही है और हर छापेमारी में एक नए खजाने की बात सामने आ रही है। क्योंकि आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से बरामद हुए हैं इतने पैसे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अभी खजाने की खोज और ज्यादा बढ़ गई है। इत्र के व्यापारी के ठिकानों पर नॉन स्टॉप छापेमारी। कानपुर के बाद कन्नौज में खजाने की खोज जारी। पीयूष जैन के घर में मिला तहखाना, बरामद 250 किलो चांदी, 25 किलो सोना। गिनते गिनते थक जाएंगे, देखते देखते थक जाएंगे, क्योंकि जहां तक नजर जाएगी पैसा और सिर्फ पैसा ही नजर आएगा। ये खजाना हड़प्पा की खुदाई में नहीं मिला है, न ही ये खजाना किसी राजा महाराजाओं का है, बल्कि ये जितना भी पैसा आप देख पा रहे हैं ये उस अकूत संपत्ति का सिर्फ एक अंश भर है जो इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है। पीयूष जैन के घर से बरामद हुई इस अकूत संपत्ति को गिनते गिनते इनकम टैक्स के अधिकारी थक गए हैं। नोट मशीन ने तौबा कर ली है, वेट मशीन का दम निकल गया, लेकिन पीयूष जैन के ठिकानों से दौलत मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले इनकम टैक्स को कानपुर में 177 करोड़ रुपए नकद मिले थे, लेकिन जैसे इनकम टैक्स ने अपनी छापेमारी का दायरा बढ़ाया और कन्नौज में खजाने की खोज की तो आंखें फट गई। क्योंकि इनकम टैक्स को छापेमारी में पीयूष जैन के घर में एक तहखाना मिला है जिसमें 250 किलो चांदी और 25 किलो सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा तहखाने से ही नोटों से भरे 9 बोरे भी मिले। इसमें ज्यादातर नोट साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं। आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। लेकिन विपक्ष इस छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है और इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है। 4 साल निकल चुके हैं तो 4 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी जी। 4 साल अब देखिए, ये विद्वेष भावना से किसी पे छापे डालना, वैसे तो सब हैं, और कौन नहीं जानता है कि टैक्स की चोरी कौन कर रहा है। ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। 235 करोड़ रुपए अब तक गिने जा चुके हैं और तमाम उसके यहाँ धन संपत्ति बरामद हो रही है। ऐसे लूटखोर लोग बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये सारे विभाग सोते रहते हैं, सिर्फ चुनाव के समय में जगते हैं। ये ठीक बात नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे लुटेरों को, ऐसी संपत्ति का, अवैध संपत्ति को दबा के रखने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि शुरुआत में पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी से जोड़कर बताया जा रहा था। हालांकि बाद में साफ हो गया है कि उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि पीयूष जैन से पहले एक बड़ी छापेमारी लखनऊ, मऊ और यूपी के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के करीबियों पर हुई थी, जिसमें इनकम टैक्स को करीब 800 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या चुनाव से पहले हो रही ये छापेमारी इत्र व्यापारी पीयूष जैन के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर हर बीतते दिन के बाद खजाने की खोज और ज्यादा तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ओमिक्रॉन के तनाव की जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब सवाल बड़ा है कि क्या इस तनाव को देखकर यूपी का चुनाव टल जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद कल चुनाव आयोग मौजूदा हालातों पर समीक्षा करने वाला है।
जिसमें चुनाव को लेकर बड़ा फैसला होगा। क्या इसमें चुनाव टालने पर कोई ऐलान होगा? देखिए रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का तनाव, क्या टल जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव? रैलियों की भीड़ दे रही है दावत, क्या आने वाली है तीसरी लहर की आफत? इस वक्त पूरे देश में एक ही सवाल बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव वक्त पर होगा या फिर ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए टाल दिया जाएगा। ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस अपील के बाद और ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसमें चुनाव आयोग से कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव टालने की अपील की है। अब चुनाव आयोग ने मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए सोमवार को मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन तेजी के साथ पांव पसार रहा है, उससे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक ओमिक्रॉन 17 राज्यों में फैल चुका है और इसके मरीजों की संख्या 422 पर पहुंच गई है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे, क्योंकि रैलियों में उमड़ रही भीड़ ओमिक्रॉन को खुली दावत दे रही है, जबकि आम जनता के लिए तो सरकार ने शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों पर रोक लगा रखी है, लेकिन रैलियों में आने वाली भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि तेरी रैली से ज्यादा मेरी रैली में भीड़ है, इसकी होड़ मची है। इसमें न विपक्ष कम पड़ रहा है न सत्ता पक्ष। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या रैलियों में आने वाली भीड़ पर कोई नियम बनेगा? प्रधानमंत्री जी को या योगी जी को कोई भी उपदेश या गाइडलाइन जारी करने से पहले अपने कार्यक्रम रद्द करने चाहिए। मोदी जी को, योगी जी को सारे कार्यक्रम रद्द करने चाहिए, गृह मंत्री को सारे कार्यक्रम रद्द करने चाहिए, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सारे कार्यक्रम रद्द करने चाहिए। आप जनता से जो अपेक्षा रखते हैं वो अपने ऊपर तो पालन कीजिए। चुनाव के हार के डर से अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव टालकर एक नजीर पेश करने की कोशिश की है। कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव निरस्त करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। यही वजह है कि चुनाव आयोग की होने वाली मीटिंग पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या फैसला होता है। क्या कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए दूसरी लहर से सीख लेते हुए कोई बड़ा फैसला होगा या फिर चुनाव तय वक्त पर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।